ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी और उनके मुख्तलिफ इदारे जैसे अज़ीमी दवाखाना, अज़ीमी लेबॉर्ट्री, अमिख्तबा ताजुद्दीन बाबा, अमिख्तबा रूहानी डाइजेस्ट और अलिख्ताब पब्लिकेशंस वगैरह का तस्करा किए बगैर मेरी दास्तान अधूरी रह जाएगी। लिहाजा ये तमाम तफसीलात भी आपकी नज़र करता हूँ। 3 अगस्त 1988 को अबू के इंतकाल के बाद मैंने क्लिनिक तो संभाल लिया था, मगर आमदनी कम और अखराजात ज़्यादा थे। इसलिए पहली बार जॉब करने की ठानी और लोगों से ज़िक्र किया कि कोई जॉब हो तो बताएं। उस्मानिया में हमारे घर के सामने अमीर भाई रहते थे। उनका छोटा बेटा वसीम अज़ीमी दवाखाने में जॉब करता था। उसने कहा कि अज़ीमी साहब के बेटे फ़रूख़ आज़म अज़ीमी को अपने रिसाले कुलंदर शऊर के लिए एक पढ़े लिखे लड़के की ज़रूरत है। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं। मैंने कहा कि ज़रूर, नेकी और पूछ पूछ। याद रहे कि मैं बचपन से ही अपने मोहल्ले में किताबी कीड़ा समझा जाता था। हर वक्त कोई ना कोई किताब मेरे हाथ में होती थी। शायद इसीलिए वसीम को मैं इस जॉब के लिए मौजूद लगा। बहरहाल फ़रूख़ आज़म अज़ीमी साहिब से मुलाकात का वक्त तय हुआ और अगली सुबह 9 बजे 1 के 13 नाजिम आबाद नंबर 1 में वाक़ फ़रूख़ भाई के दफ्तर जा पहुँचे। कामयाब इंटरव्यू के बाद 1500 रुपये माहवार पर फ़रूख़ भाई ने बतौर असिस्टेंट एडिटर माहनामा कलंदर शऊर जॉब दे दी। तकरीबन 2 साल ये जॉब की, हर महीने मज़ामीन का इंतखाब करना जो कि हाथ से लिखे होते थे, इसकी प्रूफ रीडिंग करना, फिर जे ब्लॉक में एक सलाहुद्दीन साहब हुआ करते थे, उनसे फिल्में बनवाना, फिर उन फिल्मों की पेस्टिंग के लिए एक बर्मी लड़का आया करता था, नाम भूल गया लेकिन अच्छा बंदा था। इससे मैंने पेस्टिंग का काम मुकम्मल सीखा है। पेस्टिंग के बाद तमाम शीटें प्लेट वाले को दे आते। जब प्लेटें बनकर आ जाती तो उन प्लेटों को प्रेस भिजवा दिया जाता। प्रेस से मैगजीन छुप कर आता तो फिर जल्द साज आकर जल्दबंदी करता। अब जाकर रिसाला मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाता। हमारे पूरे ऑफिस में सिर्फ 2 आदमी थे, एक में और दूसरे रशीद साहब जो कि सारा अकाउंट संभालते थे। काम मेरे लिए बहुत दिलचस्प और मेरे मिजाज के मुताबिक था, इसलिए कभी उकताहट महसूस नहीं हुई। एक दिन एक दिलचस्प वाकया हुआ। मेरी अजीमी साहब से पहली मुलाकात हुई। मैं बैठा हुआ एडिटोरियल लिख रहा था कि अचानक दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग शख्सियत ऑफिस में दाखिल हुई। साथ में काफी लोग भी थे, सब उनके पीछे पीछे चल रहे थे। रशीद साहब ने मुझे बताया कि ये ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब हैं। फ़र्ख भाई के वालिद हमने खड़े होकर इस्तकबाल किया और उन्हें कुर्सी पेश की। उन्होंने बैठते ही मुझे अपने बराबर वाली कुर्सी पर बिठा लिया। ऑफिस में कलन शऊर के पिछले माह के मैगजीन जो कि मुख्तलिफ स्टॉल से वापस आए थे पड़े थे। उन दिनों सील कम थी और काफ़ी मैगजीन वापस आ जाते थे। ख्वाजा साहब ने कागज़ और कलम तलब किया और एक महीने के मैगजीन पर आने वाली लागत को कैलकुलेट किया। फिर जो मैगजीन बुके थे उनकी आमदनी लिखी तो पता चला कि लागत आमदनी से ज़्यादा है। बगैर कैलकुलेटर के जिस तेज़ी से उन्होंने हिसाब किया वो हैरान कुन था। बहरहाल हिसाब किताब के बाद उन्होंने कलम रखा और कहा कि अदनान मियाँ, ऐसे कैसे काम चलेगा? 100 रुपये लगाकर 90 रुपये कमाया तो ये तो सरासर घाटा है। मैंने कहा, ख्वाजा साहब, हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश होती है कि हर काम बेहतर से बेहतर हो, लेकिन रूहानी डाइजेस्ट के मुकाबले में बुलंद शोर बहुत कम बिकता है। अगर रूहानी डाइजेस्ट में इसका ऐड लगे तो शायद मामला कुछ बेहतर हो जाए। उस पर ख्वाजा साहब मुस्कुराया, फिर मुझे सेल बढ़ाने के वो टिप्स बताएं कि मैं हैरान रह गया। फिर जब उन पर अमल किया तो वाकई शानदार रिजल्ट सामने आया और कलंदर शऊर ने मार्केट में बहुत जल्द अपनी जगह बना ली। ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी को तमाम लोग अब्बा जी कहते थे, लिहाजा हमने भी उन्हें अब्बा जी कहना शुरू कर दिया। इसके बाद अब्बा जी से गाहे बगाहे मुलाकातें होती रहें और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अज़ीमी साहब एक नाबगा रोज़गार शख्सियत हैं। उनके अंदर एक ऐसी रूहानी कशिश है कि जो एक बार उनसे मिल ले वो फिर उनका ही हो जाता है। फ़र्ख भाई के यहाँ जॉब करते हुए तकरीबन 2 साल होने वाले थे। उनके माली हालात कोई अच्छे नहीं थे, क्योंकि तनख्वाह की अदायगी बहुत लेट होने लगी थी। यहाँ तक कि 2-2 माह की तनख्वाहें चढ़ जाती थीं। उन्हीं दिनों में एक और इनकलाब आया, वो ये कि फ़र्ख भाई के छोटे भाई सलाम आरिफ अज़ीमी, जो कि अज़ीमी दवाखाना चलाते थे और मार्केट में अद्वियात की सप्लाई भी उनके ज़िम्मे थी। वो अक्सर ऑफिस में आकर बैठ जाते और कहते कि अदनान, तुम अपने आप को ज़ाया कर रहे हो, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं हंसकर टाल दिया करता था। जब फ़र्ख भाई के यहाँ तनख्वाह का मामला ज़्यादा बिगड़ा तो मैंने आरिफ भाई के पास नौकरी करने का फ़ैसला कर लिया। लिहाजा फ़र्ख भाई के यहाँ रिज़ाइन करके आरिफ भाई के पास बतौर ऑर्डर बकर के नौकरी कर ली। मज़े की बात यह थी कि मेरे पास स्कूटर नहीं थी, रास्तों का भी कोई इल्म नहीं था। बहरहाल आरिफ भाई के यहाँ नौकरी पक्की हो गई। आरिफ भाई ने कहा कि तुम्हारी तनख्वाह 1000 रुपये महीना होगी। मैंने हाँ कर दी। अब परेशानी यह है कि ऑर्डर पूरे कराची से लेने थे। हर इलाके में उनका एक स्टॉक्स्ट होता था, जिसमें औरंगी कुरंगी, मलिर, गलशन, लांढी, शेषा, सदर जैसे दूर दराज के इलाके थे। अब मैं कभी भी उन इलाकों में नहीं गया था, ना ही मुझे रास्ते मालूम थे। उस मौका पर मेरे दोस्त मेरे बहुत काम आए, खासतौर पर शहजाद इमरान और इरशाद। जब मेरी नौकरी का पहला दिन था, मैं नाज़िमाबाद नंबर 1 में अज़ीम दवाखाने गया। आरिफ भाई वहीं सोते थे। घंटी बजाकर उन्हें उठाया, उनका स्कूटर लिया, वापस घर आया।
फिर दुकानों की मुकम्मल लिस्ट इरशाद भाई को दी और स्कूटर भी उन्होंने ही संभाली और मैं रजिस्टर लेकर पीछे बैठ गया। 2 दिन में हमने पूरा कराची कवर किया। एक एक दुकान को कवर किया। मैंने रजिस्टर में हर दुकान का रास्ता लिखा था कि खुद आऊं तो भटक ना जाऊं। फिर कभी शहजाद और कभी इमरान को साथ लेके जाने लगा। तकरीबन 1 माह के बाद इस काबिल हुआ कि अकेला निकला और कामयाबी से अपना रूट पूरा किया। जब मैंने अकेले पूरे कराची का रूट किया तो इस खुशी को आज तक महसूस कर सकता हूँ। बहरहाल ये सफ़र जारी था कि अचानक एक दिन आरिफ भाई ने ऑफिस में आकर मुझसे कहा कि अदनान, अगर तुम अपनी ज़ाती स्कूटर ख़रीद लो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगा। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने फ़ौरन इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि अब स्कूटर ख़रीदने के लिए कम से कम 9-10 हज़ार रुपये चाहिए हैं। इतना अमाउंट कहाँ से लाऊं? मैंने फौरी तौर पर अखबार में कोई ऐसी जॉब ढूंढनी शुरू कर दी जिससे मैं अपने काम को भी जारी रखूं, मेरा क्लिनिक भी डिस्टर्ब ना हो और मैं मजीद पैसे कमा सकूं। तो जंग अखबार में अमानुल्लाह साहब का एक ऐड नज़र से गुजरा। इसमें उन्होंने बड़ा चाम दिया था पैसा कमाने का। गोल मार्केट में वो रहते थे। सुबह सवेरे 7-7:30 बजे अपॉइंटमेंट लेके मैं उनके घर पहुंच गया। जनाब, उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया और ट्रेनिंग के लिए रोज़ाना सुबह 7 बजे आने को कहा। आरिफ भाई के यहाँ जाने के लिए सुबह 9 बजे निकलता था, लिहाजा मैं आराम से सुबह 7 बजे उनके घर चला जाता। एक हफ्ते तक उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की पॉलिसी के बारे में सारा सिखाया बताया और मुझसे कहा कि अब आप लोगों से मुलाकात करना शुरू करो। लिहाजा मैंने लोगों से मिलना शुरू कर दिया। उन दिनों बड़ी बाजी सऊदी अरब से आई हुई थी, तो मैंने बड़ी बाजी से बात की, भाई साहब अनवर भाई से बात की। किस्मत ने यावरी की और जनाब हाथों हाथ मेरी 3 पॉलिसियां बुक गई। 3 पॉलिसियां बकने के बाद उनका कमीशन मुझे तकरीबन 9,300 रुपये मिला। बड़ा खुश हुआ जनाब। सीधा 9,300 रुपये लेकर इतवार बाजार पहुंच गया, जो कि हैदरी में लगता था। दोस्तों के साथ वहां जाकर एक पुरानी यानी सेकंड हैंड स्कूटर 9,300 रुपये में लेकर घर आया और अगले दिन मैं अपनी जाती स्कूटर लेकर आरिफ भाई के पास पहुंच गया। तो जनाब मेरी तनख्वाह 2,000 से 4,000 रुपये कर दी गई। बस जनाब फिर अपनी स्कूटर पे काम शुरू कर दिया। बहुत मज़े से काम जारी था और नौकरी का सिलसिला चल रहा था कि अचानक एक दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं ऑर्डर लाकर आरिफ भाई के हवाले कर दिया करता था। आरिफ भाई के डिस्ट्रीब्यूटर स्लिम भाई थे, जो कि सारा ऑर्डर दुकानों पर सप्लाई किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं ऑर्डर बुकिंग के लिए गया तो हर दुकानदार नाराज़ कि पिछले हफ्ते का ऑर्डर अभी तक सप्लाई नहीं हुआ और आप नए ऑर्डर लेने आ गए। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया। बहरहाल अपना रूट पूरा करके आरिफ भाई के पास पहुंचा और सारा माजरा बयान किया और कहा कि जब सप्लाई नहीं हुई थी तो दोबारा ऑर्डर के लिए क्यों भेजा। पहली दफ़ा आरिफ भाई को मैंने शदीद गुस्से के आलम में देखा। उन्होंने इसी वक्त मुझे साथ लिया, गाड़ी में बैठे और सीधे जामे मुलेर की तरफ रवाना हो गए। मुलीर के इलाके में इनके डिस्ट्रीब्यूटर स्लिम अजीमी साहब का घर था। हम लोग उनके घर पहुंचे। काफ़ी तवील रास्ता था। पूरा रास्ते खामोशी रही। जब सलीम साहब के घर पहुंचे तो वो घर पर मौजूद थे। वो अंदर ले गए। अंदर उनके घर में जाके बैठे, उनसे बातचीत हुई। सप्लाई का पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं लाहौर चला गया था अब्बा जी के काम से। तो आरिफ भाई ने कहा कि सारे काम बाद में हैं, पहले मेरा काम है। आपने मेरा काम जब छोड़ना था या सप्लाई नहीं करनी थी तो मेरी नॉलेज में क्यों नहीं लाए, मुझे क्यों नहीं बताया। इस बात पे काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। सलीम साहब भी तुर्की बतुर्की उनका जवाब देते रहे। बलाखिर पीर पटक के आरिफ साहब वहाँ से बाहर निकल आए। मुझे गाड़ी में लेके वापस अपने ऑफिस में आए। मलीर से नाजिमाबाद आने में अच्छा खासा टाइम लगा। बहरहाल हम लोग वापस ऑफिस पहुँचे। ऑफिस में आके वो सीधे अपने कमरे में गए, कागज़ कलम उठाया और मुझसे पूछा, अदनान तुम कर सकते हो ये सप्लाई का काम? मैंने कहा क्यों नहीं, जब ऑर्डर ला सकता हूँ तो सप्लाई भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने इसी वक्त कागज़ उठाया, अपने प्रेस वाले को फ़ोन किया और बल्ब बुक्स का ऑर्डर दे दिया। जब उन्होंने बल्ब बुक्स का ऑर्डर किया तो अदनान ट्रेडर्स का नाम लिखवाया। तो मैंने कहा आरिफ भाई, अगर आप बल्ब बुक्स मेरे लिए छपवा रहे हैं तो अदनान ट्रेडर्स के नाम से नहीं बल्कि सामी ट्रेडर्स के नाम से छुपवाएं। लिहाजा आरिफ भाई ने सामी ट्रेडर्स के नाम से ऑर्डर दे दिया बल्ब बुक्स का और मुझसे कहा कि जनाब ये ऑर्डर जो आप लाया हो 2-4 दिन के बाद आप ही सप्लाई करने के लिए जाओगे और 10% इन्होंने मेरा कमीशन रखा कि जो भी टोटल पेमेंट होगी उसका 10% आपका होगा। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने इस काम को कबूल कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों के बाद मैंने सप्लाई का काम शुरू कर दिया।